आपका ए टीचर अकेडमी प्ले स्टोर पे, यहाँ से डाउनलोड करके आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे, कंप्लीटली सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। तो यहाँ से जाके आप नोट्स ले लेना, जितने भी आपको, जिसने नहीं लिए वो सब जाके ले लो। चलिए शुरू करते हैं हम अपनी क्लास। जी रेडी हैं सबके सब? रेडी हैं? नोट्स ले आऊं, लेकिन उसमें प्रश्न प्रश्न नहीं भाई, प्रश्न नोट्स थोड़ा होते हैं। नोट्स का मतलब है कंटेंट। प्रश्न क्या हो, प्रश्न थोड़ा होते हैं नोट्स के अंदर। नोट्स के अंदर तो कंटेंट ही होता है। अगर क्वेश्चन चाहिए, क्वेश्चन तो मैं आपको फ्री में दे दूंगा। क्वेश्चंस के कौन से पैसे लेने हैं आपसे? क्वेश्चंस के थोड़ा पैसे होते हैं। क्वेश्चंस तो मैं यहाँ आपको हजारों करा देता हूँ। पीवाईक्यूज अभी शुरू होंगे, आपको कम से कम 4000 पीवाईक्यूज में आपको फ्री में कराऊंगा। ले लो फ्री में क्वेश्चंस। क्वेश्चंस थोड़ा नोट्स होते हैं। नोट्स का मतलब होता है कंटेंट। आपके एग्जाम में आएगा क्या, सिलेबस के हिसाब से टॉपिक वाइज उस टॉपिक की पूरी थ्योरी होनी चाहिए, उस टॉपिक में क्या होता है, उसका अंडरस्टैंडिंग, उसका कॉन्सेप्ट, वो होते हैं नोट्स। नोट्स का मतलब प्रश्न थोड़ी होते हैं। कैसे सवाल करते हो आप लोग? चलिए बात करेंगे। हाँ जी। तो यहाँ पे देखो, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, पहले तो इसकी फुल फॉर्म याद कर लो। जब भी आपके सामने एनईपी, क्योंकि कई बार तो आपसे अगर पूछ लिया फुल फॉर्म ही, तो फुल फॉर्म ही आपको याद होनी चाहिए। एनईपी का मतलब है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। एक नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई थी आपकी 1986 में। ये सन 1986 में आपकी एक नई एक शिक्षा नीति आई थी, लेकिन उसका नाम जो था वो एनईपी नहीं, बल्कि एनपीई था। नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन। क्या था उसका? नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन। हिंदी में सेम ही था, राष्ट्रीय शिक्षा नीति। ठीक है। तो देखो इसका इंट्रो क्या है। नई शिक्षा नीति 2020 भारत की शिक्षा नीति है, जिसमें भारत सरकार द्वारा 29 जुलाई 2020 को घोषित किया गया इसको। सन 1986 में जारी हुई थी नई शिक्षा नीति। उसके बाद भारत की शिक्षा नीति में ये पहला नया परिवर्तन है। उसके बाद शिक्षा नीति में पहला परिवर्तन है। हालांकि बीच में बहुत बहुत से कानून या बहुत से नियम कह सकते हैं, बहुत से जो है नीतियां आई हैं, जैसे कि आपका क्या क्या, एनसीएफ आया आपका, एनईपी वो आया आपका, आरटी है ना, एनसीएफ 2005 आया आपका। और 2005 जो है ना एनसीएफ, ये बहुत तगड़ा वाला है। मतलब ये आपका पूरा सीटेट को कवर करता है, इसके अंदर बहुत अच्छी बातें हैं। उसके अलावा आरटी है ना, राइट टू एजुकेशन एक्ट है, 2009 में आया था ये। और भी हैं कई सारे आपके, एक एसएसए है, सर्व शिक्षा अभियान है। तो ऐसे और भी बहुत सारे हैं, ये मैं आपको पढ़ाऊंगा ये भी बाकी अलग से, है ना। ये शिक्षा नीति अंतरिक्ष वैज्ञानिक के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता वाली समिति की रिपोर्ट पर आधारित है। क्या क्या है इसमें ये देखेंगे। एमएचआरडी के नाम में परिवर्तन हुआ सबसे पहले। एमएचआरडी क्या था आपका? मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। एमएचआरडी इसको कहते थे। इसमें ही शिक्षा मंत्रालय, मतलब एक तरह का शिक्षा मंत्रालय था ये, और इसके अंदर ही सारी एजुकेशन पॉलिसी बनाना, और भी बहुत से स्कूलों में किस तरह की पढ़ाई होगी, वो सब चीजें इसके अंदर होती थी। तो इसके नाम को चेंज करने के लिए इसका नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय करने को मंजूरी मंजूरी दी गई। यानी कि एजुकेशन मिनिस्ट्री कहा जाएगा अब एमएचआरडी को, एजुकेशन मिनिस्ट्री कहा जाएगा अब। एनईपी के तहत एमएचआरडी का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय करने का उद्देश्य शिक्षा और सीखने की शिक्षा और सीखने की उन्हें अधिक ध्यान आकर्षित करना है, मतलब सीखने की ओर, ऐसा लिख सकते हैं आप, शिक्षा और सीखने की ओर उन्हें ध्यान आकर्षित करना है। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि एमएचआरडी का नाम बदलकर जो एजुकेशन मिनिस्ट्री कर रहे हैं, इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य यही है आपका कि इसके अंदर आपका क्या आ जाएगा, एजुकेशन शब्द आ जाएगा, है ना। इसके अंदर क्या आ जाएगा, एजुकेशन शब्द आ जाएगा, एजुकेशन मिनिस्ट्री। इसलिए क्या होगा कि शिक्षा पे यानी कि एजुकेशन की तरफ ध्यान आकर्षित ज्यादा होगा। और फिर जो है आगे देखते हैं क्या क्या चीजें हैं इसमें, ध्यान से एक एक चीज को पढ़ते रहेंगे। इसके हर पॉइंट पे, इसकी हर लाइन पे एक प्रश्न बनता है। तो इसकी हर लाइन इंपॉर्टेंट है, तो उसको ध्यानपूर्वक समझते रहना, ठीक है। एनसीएफ और आरटीई के लिए भी वीडियो बनाई मैंने, अभी बोल तो दिया आपसे, उसके लिए अलग से बनेगी, है ना। उसके लिए वीडियो मैं आपकी अलग से बनाऊंगा। चलो 500 लाइक होने वाले हैं, तो जरा सब लोग पहले लाइक करो वीडियो को, कमेंट को नीचे करके जल्दी वीडियो लाइक कर दो सब लोग। देखो, नई शिक्षा नीति 2020 जो है आपकी स्कूली शिक्षा में 10+2 के पुराने शैक्षणिक ढांचे को संशोधित और उन्नत करेगी। यानी कि 5+3+4, 3+4। तो ये कितने साल की बात हो जाएगी आपकी? 5 और 3 8, 8 3 11 और 4 15। तो 15 साल, बच्चे के जो 15 साल हैं उसमें किस तरह से इसको डिवाइड किया गया है, कौन से स्तर में क्या कौन सी क्लास आएगी, वो भी आगे देखेंगे। इन्होंने ये वाला ढांचा अपनाया है। पहले 10+2 हुआ करता था। कक्षा 1 से 10 तक को एक ही एजुकेशन माना जाता था।
हालांकि हमने प्राइमरी, उच्च प्राइमरी उसको बांटा हुआ था, प्राथमिक, उच्च प्राथमिक और फिर हाई स्कूल उसको बांटा हुआ था, लेकिन वो स्टार्टिंग के 10 साल जो है उसका एक ही नियम था। कक्षा 1 से 10 तक के सारा कुछ एक ही था, एक ही रूल्स होते थे, एक ही तरह के नियम होते थे। लेकिन अभी इसको बांट दिया गया है इस हिसाब से, 5+3+3+4। कैसे बांटा है इसको समझते हैं। देखो यहाँ पे क्या है आपका, स्टार्टिंग के जो 5 साल है उसको हम कह रहे हैं फंडामेंटल ईयर्स। क्या कह रहे हैं उसको? उसको कह रहे हैं फंडामेंटल्स। स्टार्टिंग के 5 साल कौन से हैं? 3 साल तो आंगनवाड़ी के हैं, 3 साल आंगनवाड़ी के हैं, और 2 साल आपके कक्षा 1 और कक्षा 2। और इसमें बच्चा कौन सी एज में रहेगा? 6 से 8 साल में, क्योंकि कक्षा 1 में बच्चा 6 साल में जाएगा। बच्चा जब 3 साल का बच्चा होगा तो आंगनवाड़ी में एडमिशन होगा उसका, समझ लेना। पहले भी सेम ही था आपका, ये वाला आंगनवाड़ी का हिसाब जो था वो सेम ही था। 3 साल से 6 साल तक, 3 साल बच्चा जो है 3 साल की उम्र से 6 साल की उम्र तक आंगनवाड़ी में पढ़ाई करता है। उसके बाद जब 6 साल का बच्चा हो जाता है तब उसको कक्षा 1 में भेजा जाता है। तो कक्षा 1 और कक्षा 2 जो है वो इसी के अंदर ऐड हो जाएगा, और ये 5 साल जो रहेंगे आपको, इसको फाउंडेशनल कहा जाएगा, यानी बुनियादी कहा जाएगा इसको। क्या कह रहे हैं इसको? बुनियादी स्तर इसको हम कहेंगे। फिर आपका आता है 3 साल कक्षा 3 से 5 वाले। जब कक्षा 3 से 5 में होगा बच्चा, उसको हम कहेंगे क्या? प्रीपेरेटरी। क्या कहेंगे इसको? प्रीपेरेटरी कहेंगे। फिर बच्चा जब आ जाएगा कक्षा 6 में, कक्षा 6 से 8 तक 3 साल ये रहेंगे आपके, कक्षा 6 से 8, 6, 7 और 8। इसको क्या कहा जाएगा? इसको मिडल स्तर कहा जाएगा आपका। क्या कह रहे हैं इसको? इसको मिडल कहेंगे। और कक्षा 9 से 12 के जो 4 साल रहेंगे उसको कहेंगे सेकेंडरी स्तर। तो इस तरह से जो है इसको बांटा है। देखो 5 साल ये हो गए आपके, है ना? ये 5 साल हो गए आपके। उसके बाद ये 3 से 5 के 3 साल ये हो गए, कक्षा 6 से 8 के 3 साल ये हो गए, और 9 से 12 तक के 4 साल ये हो गए। तो इस तरह से इसको डिवाइड किया गया है, 5, 3, 3 और 4। ये आपका अभी लेटेस्ट वाला जो आपका क्या कहेंगे, श्रेणियां कहेंगे इसको, तो ये इस प्रकार से आपकी बनाई गई है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। एनईपी 2020 का मूल उद्देश्य और लक्ष्य वर्ष 2030 तक प्राथमिक से माध्यमिक स्तर तक की शिक्षा को सार्वभौमिक रूप से सुलभ बनाना है। सार्वभौमिक रूप से सुलभ का मतलब यह है कि सभी प्रकार के बच्चों के लिए आसान हो जाए। सुलभ मतलब वो होता है जो आसानी से मिल जाए। जैसे आपने देखा होगा ना, सुलभ शौचालय। आपने देखे होंगे सड़कों पे सरकारी जो शौचालय होते हैं उनका नाम क्या रखा जाता है? सुलभ शौचालय। क्योंकि वो आम जनता की सुविधा के लिए बनाए जाते हैं, आम जनता के लाभ के लिए बनाए जाते हैं, जिसका लाभ सभी को मिले, आम जनता को। तो सेम एजुकेशन हर प्रकार के बच्चे तक पहुंचनी चाहिए, चाहे वो गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे वो डिसेबल्ड हो, चाहे वो ऑटिज्म हो, चाहे दृष्टिबाधित, किसी भी प्रकार का बच्चा है, उन सब तक सुलभ प्रकार से आपकी एजुकेशन पहुंचनी चाहिए, सार्वभौमिक रूप से। ठीक। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके एनईपी के द्वारा जो बताए गए हैं वो क्या है? सबसे नंबर 1, 360 डिग्री असेसमेंट। जो आपका मूल्यांकन है वो 360 का मतलब यह है कि इस पूरा ही कंप्लीट होना चाहिए, जिसको हम कहते थे पहले, क्या कहते थे इसको? सर्वांगीण, है ना? सर्वांगीण मूल्यांकन इसको हम कहते थे, जो आपका सीसीई के अंदर आता था, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंशन इवेल्युएशन। तो कंटिन्यूअस का मतलब होता है सतत, लगातार, और कॉम्प्रिहेंशन यानी व्यापक। तो इसका मतलब व्यापक ही है आपका। 360 डिग्री का मतलब यह हुआ कि बच्चे के हर क्षेत्र का असेसमेंट होना चाहिए, भाषा विकास का भी, शारीरिक विकास का भी, और जो आपके एकेडमिक है उसका भी, सभी पर्सनालिटी डेवलपमेंट का भी। तो सभी प्रकार का असेसमेंट होना चाहिए, उसको हम कहते हैं 360 डिग्री। और आपका 360 डिग्री का मतलब ये भी है कि प्रतिदिन होना चाहिए, यानी कि पूरे साल भर आपका लगातार मूल्यांकन होना चाहिए। दूसरा है पीयर असेसमेंट। पीयर असेसमेंट होता है जोड़ी में, यानी बच्चे ही एक दूसरे का मूल्यांकन करें, वो आपका पॉजिटिव होता है। अब ये भी देख लेना कि ये जो मूल्यांकन रहेंगे ये आपके पॉजिटिव रहेंगे। टीचर असेसमेंट। टीचर असेसमेंट वो होता है जो टीचर द्वारा किया जाता है। टीचर बच्चों का निदानात्मक मूल्यांकन करता है, बच्चों से सवाल जवाब करके मूल्यांकन कर सकता है, बच्चों को प्रोजेक्ट कार्य दे के मूल्यांकन कर सकता है, ऑब्जर्वेशन के द्वारा कर सकता है। टीचर के तरीके बहुत सारे हैं। एक फिर सेल्फ असेसमेंट। सेल्फ असेसमेंट है आपका स्वमूल्यांकन, यानी कि खुद का मूल्यांकन खुद करना। सेल्फ एनालिसिस भी जिसको हम कहते हैं ना, स्वमूल्यांकन। जब बच्चा खुद अपना ही जांच करता है, अपना ही मूल्यांकन करता है। तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट मूल्यांकन वाले पॉइंट हो गए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रोजेक्ट आधारित और पूछताछ आधारित सीखना, ये भी आपका एक पॉइंट है आपका, इसी में ही आएगा ये भी आपका, किसमें? इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में, कि ये आपका जो मूल उद्देश्यों में आ जाएगा, एनईपी के उद्देश्यों में आ जाएगा ये भी।
ये क्या क्या चाह रहा है एनईपी। तो प्रोजेक्ट आधारित और पूछताछ आधारित लर्निंग आपकी होनी चाहिए। प्रोजेक्ट का मतलब हो गया आपका कि लर्निंग बाय डूइंग, बच्चा भाई कोई भी काम आप करवाओगे प्रोजेक्ट के माध्यम से तो बच्चा करके ही सीखेगा उसमें। और पूछताछ में क्या होगा कि बच्चा डिस्कशन करेगा, यानी चर्चा करेगा यहाँ पर, है ना। बच्चा क्या करेगा, चर्चा करेगा, तो बच्चा एक्टिव रहेगा। प्रश्नोत्तरी कर सकते हैं, प्रश्नोत्तरी में सवाल जवाब होता है, और टीचर पूछेगा या बच्चे भी आपस में एक दूसरे से सवाल पूछेंगे, उत्तर देंगे। भूमिका निभाना जिसको रोल प्ले कहते हैं, तो रोल प्ले में भी क्या होगा, बच्चा एक्टिव रहेगा। तो कुल मिला के इसका भी मेन उद्देश्य क्या है आपका, पूरी एनईपी का मेन उद्देश्य अगर आप देखेंगे तो बच्चा आपका सक्रिय रहना चाहिए, मेन यही दर्शा रहा है। और दूसरी चीज है कि रचनावाद पे आधारित होना चाहिए। और एक चीज और है कि एनईपी से अगर पूछा जाए आपसे कि एनईपी किस पे आधारित है, रचनावाद पे, व्यवहारवाद पे, या शिक्षणवाद पे, या पुस्तकवाद पे, जो भी ये पूछ ले इस प्रकार की चीज, तो आपको पता होना चाहिए कि रचनावाद पे आधारित है आपकी क्या, एनईपी। एनसीएफ 2005 जो था वो भी आपका रचनावाद पे आधारित था, क्योंकि रचनावाद का मतलब यही होता है करके सीखना, और रचनावाद का मतलब होता है कि बच्चा खुद ज्ञान का निर्माण करेगा। तो इसका मतलब आप समझ जाओ कि जितनी भी रचनावाद वाली बातें आएंगी वो सब एनईपी के अंदर रहेंगे। समूह कार्य रहेगा तो भी बच्चा काम करके सीखेगा। पोर्टफोलियो, पोर्टफोलियो में बच्चे अपनी प्रगति के साथ साथ शिक्षक मूल्यांकन, यानी कि बच्चे अपनी प्रगति भी उसमें रखेगी, बच्चे मतलब रहेगी, और टीचर भी उसमें मूल्यांकन करता रहेगा। पोर्टफोलियो क्या है आपका, वही जो आप पूरे साल भर का परफॉर्मा तैयार करते हैं बच्चे का। बच्चे ने जो भी कर रहा है, बच्चा आज क्या किया, कल क्या किया, परसों क्या किया, वो सारी चीजें आप इकट्ठा करते रहते हैं एक फाइल के अंदर। तो बच्चे का रिकॉर्ड आपके पास रहता है, आप जांच कर सकते हैं कि एक महीना पहले बच्चे का स्तर क्या था, आज स्तर क्या है। तो इस तरह से आप जांच कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। एक बार आपकी कमेंट देख लेता हूँ, कभी कुछ पूछा हो किसी ने, है ना। जी, बढ़िया, चलो सही चल रहा है आपका। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, चीज़ें समझ में आ रही हैं आपको। बहुत बढ़िया, चलो। चलो 800 लाइक्स होने वाले हैं भाई हमारे, जरा 5-6 लाइक बच रहा है, करो जल्दी, कमेंट को नीचे करके वीडियो लाइक करो फटाफट से। सब लोग कर दिया करो बिना पूछे। अब देखो ये भी आपके क्या हैं, ये भी आपके उद्देश्य ही हैं, किसके, एनईपी के उद्देश्य हैं ये आपके, कि क्या क्या आपको करना है अपनी क्लास में। देखो बच्चों को भारतीय संस्कृति से जोड़ना है सबसे नंबर 1, भारतीय संस्कृति से जोड़ना भी कह सकते हैं और दैनिक जीवन से जोड़ना भी कह सकते हैं। तो ये भी एक उद्देश्य है एनईपी का। एजुकेशन को फ्लेक्सिबल बनाना है, फ्लेक्सिबल का मतलब होता है आपका लचीला बनाना है ना। लचीला क्यों बनाना है, क्योंकि बच्चों की ज़रूरतें अलग-अलग होती हैं, समावेशी शिक्षा का प्रावधान है, तो बच्चे की ज़रूरतें अलग-अलग होंगी। तो बच्चे की ज़रूरत के हिसाब से आपको अपने टीएलएम में, अपनी शिक्षण विधियों में, अपने करिकुलम में परिवर्तन करना पड़ सकता है। तो वही परिवर्तन करने के लिए आपका लचीला होना ज़रूरी है। लचीलेपन का मतलब यही होता है कि बच्चे की ज़रूरत के हिसाब से आप बदलाव कर सकें। बच्चों में अनुशासन सिखाना और सशक्तिकरण करना। अनुशासन सिखाने की बात की गई है, ध्यान देना यहाँ पर। अनुशासन सिखाना है, अनुशासन थोपना नहीं है। मतलब दंड देना या ज़बरदस्ती करना ये नहीं करना, बल्कि उनको नैतिक विकास करना है। अनुशासन का मतलब है कि नैतिकता सिखानी है उनको, कि बैठना कैसे है, बात कैसे करनी है, एक-दूसरे को सपोर्ट करना है। तो अनुशासन सिखाना है, ना कि थोपना है। सशक्तिकरण का मतलब यही होता है कि बच्चे की क्षमताओं को बढ़ाना, ताकतवर बनाना, ये होता है। इवैल्यूएशन पर ज़ोर देना है, इवैल्यूएशन मतलब मूल्यांकन, आपका लगातार चलना चाहिए। ओपन एजुकेशन सिस्टम में इन्वेस्ट करना है। ओपन एजुकेशन सिस्टम का मतलब यही है कि जो बच्चे स्कूल नहीं आ पा रहे हैं उनको घर से ही पढ़ने का मौका दे दिया जाए। बच्चों की सोच को क्रिएटिव बनाना है, क्रिएटिव मतलब सृजनात्मक। तो बच्चे की सोच को हम सृजनात्मक बनाने की कोशिश कर ही रहे हैं, रोज ही हम सीटेट में यही पढ़ते हैं, सृजनात्मकता सृजनात्मकता, है ना। गुणवत्तापूर्ण एजुकेशन डेवलप करना है, गुणवत्तापूर्ण मतलब क्वालिटी एजुकेशन, जिसके अंदर बच्चा अर्थपूर्ण चीजें सीखे, ना कि रट्टा मारे। बच्चे की स्किल बढ़नी चाहिए, बच्चे का पर्सनालिटी बढ़नी चाहिए, है ना। रिसर्च पर ज्यादा ध्यान होना चाहिए। रिसर्च मतलब कि बच्चा नए ज्ञान की खोज करके लाए। अगर बच्चे को ये सिखाना है कि आपके समाज में किस प्रकार के खाने खाए जाते हैं, तो उसको चित्र दिखाने के बजाय या उसको लिख कर बताने के बजाय उसको कहो कि आप अपने मोहल्ले में पता लगाओ कि सभी घरों में जाके कि वहाँ पे किस प्रकार के खाने खाए जाते हैं। तो ये होता है रिसर्च मेथड, कि बच्चा खुद से ही रिसर्च करके ला रहा है जानकारी की, है ना। इसमें बच्चा ज़्यादा एक्टिव रहेगा। एक साथ कई लैंग्वेज पर फोकस रखना। तो हम बहु लैंग्वेज जो जिसको हम कहते हैं बहुभाषिकता,
तो बहुभाषिकता को भी ये क्या कर रहा है, प्रमोट कर रहा है कि बहुभाषिकता अच्छी सी चीज है, और बहुभाषिकता पे ध्यान दिया जाए। ठीक है, समझ रहे हो बात को? चलिए आगे बढ़ेंगे। जी, यहाँ तक की चीजें आपको क्लियरली समझ आ रही है? यूपीटेट या सीटेट न्यू वैकेंसी कब तक आए? यूपीटेट तो अभी लेट होगा, बाकी सीटेट आपका जल्दी आ जाएगा। हम्म। हमको नोटिफिकेशन नहीं आता है, 2 दिन से लाइव नहीं कर पाए। नोटिफिकेशन नहीं आता तो बेल आइकन प्रेस रखो, और बाकी तो आपको टेलीग्राम ज्वाइन करो, टेलीग्राम पे नोटिफिकेशन भेज रहे हैं, ऐप पे भी नोटिफिकेशन भेज रहे हैं, तो और कितनी जगह भेजे बताओ? आप ज्वाइन नहीं हो तो ये आपकी गलती होगी, है ना? आप ज्वाइन करके रखो ना उस चीज को। देखो आगे क्या है। सरकार द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति के सिद्धांत क्या हैं आपके? नंबर 1, लचीलापन। लचीलापन होना चाहिए आपके एजुकेशन में, हर चीज में। आपका चाहे करिकुलम हो, चाहे आपका मूल्यांकन हो, चाहे आपका टीएलएम हो, चाहे आपकी शिक्षण विधियां हो, सभी में लचीलापन होना चाहिए। चाहे आपकी बैठने की व्यवस्था हो, चाहे आपका अरेंजमेंट हो, आपके चेयर लगाने का, जो कक्षा में आप चेयर लगाते हैं, वो भी आपके इस तरह की फ्लेक्सिबल होना चाहिए कि उनको एक जगह से दूसरी जगह आप खिसका सकें बच्चे की जरूरत के हिसाब से। विषयों के बीच कोई कठोर विभाजन नहीं होना चाहिए, यानी कि जो आपके सब्जेक्ट होते हैं उनको बिल्कुल डिवाइड नहीं करेंगे, सभी को एक दूसरे से जुड़ा के रखेंगे। जैसे अगर आप इंग्लिश के टीचर हैं, तो भी आप मैथमेटिक्स को अब और हिंदी को और सब्जेक्ट को भी मिला करके ही चलेंगे। तो आपका जो एजुकेशन है, मतलब सब्जेक्ट्स हैं आपके, वो सारे अंतः संबंधित होने चाहिए, है ना? क्या होने चाहिए सब्जेक्ट आपके? अंतः संबंधित होने चाहिए, यानी कि एक दूसरे से जुड़े होने चाहिए। इनको डायरेक्टली विभाजित नहीं करेंगे आप। पाठ्यचर्या और पाठ्येतर गतिविधियां होनी चाहिए। पाठ्यचर्या क्या है आपकी? जो आपका करिकुलम है। पाठ्येतर का मतलब होता है पाठ के बाद में या पाठ के अलावा, जो आपका किताब में लिखा हुआ कंटेंट है, जो आपकी किताब में लिखा हुआ कंटेंट है, उसके अलावा एक्टिविटीज होनी चाहिए नई। यानी कि कहने का मतलब यह है कि केवल किताब पर डिपेंड नहीं रहना रहना, किताब के अलावा भी बच्चे को एक्टिविटीज करानी है। बहुविषयक शिक्षा, जिसमें एक से ज्यादा सब्जेक्ट आपस में मिलाकर पढ़े जाएं। वैचारिक समझ बच्चे की, बच्चा जो है किसी भी टॉपिक पर अपनी थिंकिंग कर सके और अपना विचार प्रस्तुत कर सके, इतना उसको डेवलप करना है। कि चाहे अगर मान लीजिए लिंग भेदभाव का भी, जेंडर भेदभाव का भी मुद्दा है, तो उस पर बच्चा अपनी राय दे सके, उसको इस लायक बनाना है। तो वैचारिक समझ बनानी है। आलोचनात्मक चिंतन का मतलब वो क्रिएटिव ही होता है, क्रिटिकल थिंकिंग, सृजनात्मकता, बच्चा नए नए विचार उत्पन्न कर सके। नैतिक मूल्य बच्चे के अंदर उत्पन्न करने हैं, इसी से अनुशासन बनेगा, इसी से बच्चा एक अच्छा इंसान बनेगा। भाषाई विविधता को अपनाना है। जो आपके क्लास में डाइवर्सिटी है, लैंग्वेज डाइवर्सिटी, अलग अलग प्रकार की भाषाओं वाले बच्चे हैं, तो उनकी भाषा को एक्सेप्ट करना है। व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ाना है। व्यावसायिक शिक्षा क्या होती है आपकी? वोकेशनल एजुकेशन, जो काम से रिलेटेड होती है। क्या है? जो काम से रिलेटेड होती है। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, व्यावसायिक शिक्षा जो है आपकी, वो 9th क्लास से स्टार्ट होगी, चाहे वो आगे चलती रहे। अगर बात करेंगे कक्षा 1 से 8 तक, तो व्यावसायिक शिक्षा नहीं होगी। व्यावसायिक शिक्षा, प्रोफेशनल एजुकेशन कक्षा 1 से 8 तक नहीं होगी। कक्षा 1 से 8 तक केवल हम बच्चे के अधिगम और बच्चे का विकास करते हैं। उसी के बाद हम उनको सब्जेक्ट चुनने का मौका देते हैं कि अब आपको क्या सब्जेक्ट चुनना है, क्योंकि वो फिर आगे प्रोफेशन में आपके काम आएगा। आप मैथमेटिक्स से जाना चाहते हैं, बायोलॉजी से जाना चाहते हैं, होम साइंस से जाना चाहते हैं, इतिहास से जाना चाहते हैं, उसके बाद चुने जाते हैं सब्जेक्ट। लेकिन कक्षा 1 से 8 तक कोई वोकेशनल एजुकेशन, व्यावसायिक शिक्षा नहीं होगी। सतत मूल्यांकन होना चाहिए, ये तो हम पहले से ही जानते हैं। रटने की प्रणाली को समाप्त करना है। ठीक है, रटने की प्रणाली खत्म करनी है हमें, ये हमारा उद्देश्य है। बात समझ में आ रही है आपको? सभी को पता चल रहा है भाई क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं? जी सर, मैं बिहार से हूँ और एमपी भोपाल से बीएड कर रहा हूँ, तो बिहार में कोई दिक्कत तो नहीं होगी? नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं होगी। पढ़ाई आप कहीं से भी कर सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। पढ़ाई तो लोग अमेरिका से करके आते हैं, उसमें क्या है भाई। चलो 1,000 लाइक होने वाले भाई, 1,000 लाइक हमारे कंप्लीट होने वाले हैं, तो जरा कमेंट को नीचे करके सब पूरे करो जल्दी से। सब लोग लाइक करो फटाफट। देखो शिक्षकों के लिए एनईपी में क्या प्रावधान है। शिक्षकों के लिए प्रावधान यह है कि टीचर को 50 घंटे का वार्षिक प्रशिक्षण देना ही देना है। मतलब साल में 50 घंटे आपको पढ़ाना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप
केवल 20 मिनट दिन के पढ़ा रहे हैं और फिर अपने घर चले जा रहे हैं, तो आपके 50 घंटे भी पूरे नहीं हो रहे। और ये कम से कम है, ये कम से कम है। आपके इससे ज़्यादा होने चाहिए, इससे कम नहीं होने चाहिए। दूसरी बात, नवीनतम शैक्षणिक तकनीकों का परिचय होना चाहिए टीचर को कंप्यूटर का, मोबाइल का और जो नए सॉफ्टवेयर्स होते हैं आजकल लर्निंग वाले, उन चीज़ों का ज्ञान होना चाहिए। तो इसलिए बेसिकली कंप्यूटर भी आजकल जो नई टीचर वैकेंसीज़ निकलती हैं, उसमें कंप्यूटर पूछा जाता है, आपको पता होगा। वो इसीलिए पूछा जाता है क्योंकि शैक्षणिक तकनीकें जो हैं, नई टेक्नोलॉजी, उसका ज्ञान होना चाहिए। डिजिटल उपकरणों को बेहतर समझ होनी चाहिए। एक टीचर को कंप्यूटर चलाना आना चाहिए, मोबाइल चलाना आना चाहिए, ये प्रोजेक्टर चलाना आना चाहिए, ये चीज़ें भी बेहतरीन तरीके से आनी चाहिए। आपसे भले ही ये आपके वैकेंसी में ना पूछी जाए, लेकिन फिर भी आपको आना चाहिए। इसके लिए प्रशिक्षण दिया जाता है, जो पुराने टीचर ज्वाइन किए हुए हैं उनके लिए सीआरई वगैरह होती है, उनके भी प्रशिक्षण होते हैं। तो ये चीज़ एक एनईपी कह रही है, टीचरों को क्या-क्या आना चाहिए, ठीक है? उसके अलावा देखो, छात्रों की प्रोग्रेस के मूल्यांकन के लिए परख नामक एक नया नेशनल असेसमेंट सेंटर की स्थापना की गई है। इसमें परख जो है वो एक शॉर्टकट है। परख का मतलब क्या है ये समझो। परख का मतलब है पी से परफॉर्मेंस, ए से असेसमेंट, आर से रिव्यू, ए से एनालिसिस, के से नॉलेज और एच से होलिस्टिक। मतलब बच्चे की परफॉर्मेंस क्या है, जिसको हम निष्पादन कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं इसको? निष्पादन। बच्चे की परफॉर्मेंस क्या है ये आपको पता करनी है। किसके द्वारा? असेसमेंट के द्वारा। तो ये आपको हर रोज पता होना चाहिए कि बच्चे की परफॉर्मेंस में कितना अंतर आ रहा है। असेसमेंट होनी चाहिए यानी जांच होनी चाहिए। असेसमेंट जांच भी कहते हैं और असेसमेंट को आप आकलन भी कहते हैं। रिव्यू यानी कि बार बार आपको क्या करना है। रिव्यू का मतलब यह है कि एक बार आपने बच्चे की जो भी चेक किया, बच्चे का जो आकलन किया है, और जो मान लीजिए आप डेली थोड़ा-थोड़ा मूल्यांकन करते जा रहे हैं और आपको 1 महीना हो गया। तो अब रिव्यू का मतलब है कि पिछले 1 महीने में बच्चे ने क्या किया है, उसको दोहराना या उसको चेक करना कि 1 महीने पहले बच्चा किस श्रेणी में था, बच्चा 1 महीना पहले कितना जानता था, अब उसके बाद में कितना जाना, किस-किस तरह से उसका डेवलपमेंट हुआ है, उसको रिव्यू करना, रिव्यू हो जाता है। एनालिसिस का मतलब भी यही है कि आप पूरी जो आपकी, चाहे बच्चे का पोर्टफोलियो हो या आपके द्वारा बनाया गया कोई रिकॉर्ड हो या आपकी जो शिक्षण नीतियाँ हैं या जो आपके टीएलएम है, सबका एनालिसिस करो और बच्चों का भी एनालिसिस करो कि बच्चों को कहाँ पे क्या ज़रूरत पड़ रही है। ऐसा नहीं कि 1 महीना पहले जो आप टीचिंग मेथड इस्तेमाल कर रहे थे, वही टीचिंग मेथड आज भी इस्तेमाल कर रहे हैं, अगले 2 महीने बाद भी वही। तो हो सकता है आपके बच्चे अब उस कंडीशन से आगे आ चुके हों और आपको अपना भी टीचिंग मेथड या अपना टीएलएम या अपना पाठ्यक्रम अब आपको बदलना पड़े। तो इसके लिए आपको टाइम टू टाइम एनालिसिस करता रहना पड़ेगा, है ना? नॉलेज भी चेक करेंगे आप, टीचर की भी और बच्चों की भी, दोनों की। होलिस्टिक मेथड होना चाहिए। होलिस्टिक का मतलब होता है संपूर्ण। क्या होता है? संपूर्ण, यानी कि उसमें सारी चीज़ें आपकी कंप्लीटली समाहित होनी चाहिए और सभी क्षेत्रों का, विकास के सारे क्षेत्रों का, अधिगम के सारे क्षेत्रों का मूल्यांकन होना चाहिए, पढ़ाई भी सबकी होनी चाहिए। बात समझ में आई यहाँ तक कि आपको? हाँ जी, चलिए आगे बढ़ेंगे। समझ में आ रहा है आप लोगों को? आपका क्लास कब से चालू होता है सुमन कुमार? क्लास स्टार्ट होता है 9 बजे, सीडीपी का। जी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। आज हम पहली बार देख रहे हैं मधु कुमारी। अच्छा, चलिए कोई बात नहीं। अब समावेशी शिक्षा की बात कर रहे हैं। ये समावेशी शिक्षा हम पढ़ तो पहले ही चुके हैं, इसलिए समावेशी शिक्षा को डिटेल में तो यहाँ नहीं पढ़ेंगे हम। बस हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि एनईपी 2020 जो है वो सभी के लिए शिक्षा प्रदान करने के लिए उसने समावेशी शिक्षा को प्रमोट किया है, या समावेशी शिक्षा को उसने अपने अंदर समाहित कर लिया है कि हम समावेशी शिक्षा को लेके चलेंगे साथ में और उसको प्रमोट करेंगे। समावेशी शिक्षा क्या है वो हम ऑलरेडी पहले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, यानी कि सभी के लिए शिक्षा सभी बच्चों को मिलनी चाहिए। उसके अलावा एनईपी के अनुसार बच्चों को करके सीखना चाहिए, यानी कि लर्निंग बाय डूइंग बच्चे के अंदर होनी चाहिए। मतलब जो भी बच्चा सीखेगा वो लर्निंग बाय डूइंग सीखेगा, ना कि रट्टा मार के, ना ही थ्योरी पढ़ के। अब भाषा के बारे में एनईपी 2020 में भाषा के बारे में क्या विवरण है कि भाषा टीचर कैसा होना चाहिए, भाषा कैसे पढ़ानी है बच्चों को, लैंग्वेज के बारे में क्या प्रावधान है। सबसे नंबर 1 है बहुभाषिकता और विविधता को प्रोत्साहन देना है। यानी कि आपकी क्लास में अगर अलग-अलग भाषाओं वाले बच्चे हैं, तो आप उनकी भाषा को एक्सेप्ट करेंगे और अपनी
टीचिंग को बहुभाषिक करेंगे, एक से ज्यादा लैंग्वेजेस इस्तेमाल करेंगे आप पढ़ाते समय बच्चों के हिसाब से। मातृभाषा को महत्व देंगे आप, यानी कि हर बच्चे की मातृभाषा इस्तेमाल करेंगे और हर बच्चे को अपनी ही मातृभाषा में बोलने की अनुमति देंगे आप। तो मातृभाषा मोस्ट इंपोर्टेंट। त्रिभाषा सूत्र को आप आगे बढ़ाएंगे। ये त्रिभाषा सूत्र का फॉर्मूला जो है ये तभी आया था नई शिक्षा नीति के टाइम पे, 1986 में आया था ये। इसके अंदर क्या था आपका, इसके अंदर 3 भाषाएं पढ़ाने का प्रावधान है। अब कौन कौन सी है? नंबर 1 आपकी मातृभाषा, चाहे वो कोई सी भी हो। नंबर 2 आपका राज्य की भाषा। और नंबर 3 आपकी कोई भी मॉडर्न लैंग्वेज, चाहे वो आपकी इंग्लिश हो, कोई भी हो, है ना, मॉडर्न लैंग्वेज आपकी। इन दोनों के अलावा, तीसरे नंबर पे इन दोनों के अलावा मॉडर्न भाषा, चाहे वो इंग्लिश हो सकती है या उर्दू भी हो सकती है या कोई भी शास्त्रीय भाषा कोई हो सकती है इनमें से। तो ये 3 भाषाएं सिखाने का प्रावधान है आपका। यहाँ पे क्या होता है, रूल्स ये है इसमें से कि जो शुरुआत होगी वो मातृभाषा में होगी। बच्चे को हम पढ़ाना जो शुरू करेंगे वो मातृभाषा में करेंगे और धीरे धीरे फिर सेकंड लैंग्वेज और थर्ड लैंग्वेज को उसमें ऐड करते चले जाएंगे। शुरुआत मातृभाषा से होगी। कक्षा 6 के लिए एक अतिरिक्त शास्त्रीय भाषा का प्रावधान है, जिसमें से आप तमिल पढ़ा सकते हैं, संस्कृत पढ़ा सकते हैं, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम और ओडिया, इनमें से कोई भी एक पढ़ा सकते हैं आप। ठीक है, तो ये कक्षा 6 में आप पढ़ा सकते हैं, जबरदस्ती नहीं है, आप पढ़ा सकते हैं उन्हें। माध्यमिक स्तर पर एक विकल्प के रूप में विदेशी भाषा का प्रावधान है कि बच्चे को आप विदेशी भाषा पढ़ाएं। अब जैसे कक्षा 6 तक क्या सीख लिया आपने 3 भाषाओं में, मान लीजिए एक मातृभाषा सीखी आपने, एक आपने राज्य की भाषा सीख ली, मातृभाषा आपकी हिंदी है मान लीजिए, राज्य की भाषा आपकी तेलुगु है, तो आपने हिंदी सीखी, तेलुगु सीखी। उसके अलावा आप इनमें से कोई एक भाषा लेंगे, चाहे आप तमिल ले लो, संस्कृत ले लो, कन्नड़, कोई सी भी, तो 3 भाषाएं आप सिखा रहे हैं। जैसे ही बच्चा कक्षा 6 से आगे निकला, आपका बच्चा आया कक्षा 9 में, तो फिर उसके साथ में एक विदेशी भाषा भी ऐड कर दो। इसमें से कोई एक हटा दो। आप मान लो शास्त्रीय भाषा आपने हटा दी या मात्र या सेकंड लैंग्वेज आपने हटा दी और इनमें से कोई एक ले लिया आपने। तो इस तरह से आप त्रिभाषा लेके चलेंगे साथ में। ठीक है, अब बात करते हैं हम यहाँ पर एनईपी 2020 परीक्षा और मूल्यांकन सुधार क्या है आपका। तो एनईपी 2020 का उद्देश्य सीखने के आकलन की प्रकृति को बदलना है, जो कि योगात्मक है, और मुख्य रूप से रटने के कौशल का परीक्षण करना है। यानी कि रटने के कौशल का परीक्षण खत्म करना है आपको। ठीक है, परीक्षण मतलब इसको खत्म करना है। और इसने ये बोला ना यहाँ पे बदलना है आपको। जो आपकी प्रकृति पहले क्या है, योगात्मक है, तो योगात्मक को खत्म करना है, रटने को खत्म करना है। और क्या करना है बदलाव, यहाँ से किस तरह से बदलना है, आपको अधिक नियमित और रचनात्मक मूल्यांकन की तरफ जाना है। आपको नियमित मतलब रेगुलर, और रचनात्मक मतलब, जो आपका रचनात्मक का मतलब ये है जिसमें बच्चा एक्टिव रहे और जो समझ पे आधारित मूल्यांकन हो, ना कि याददाश्त पे आधारित। अधिक योग्यता आधारित होना चाहिए, मतलब स्किल के ऊपर होना चाहिए, ना कि रटने के ऊपर। स्किल बेस्ड, स्किल की जांच करो बच्चे की। जो उच्च स्तरीय कौशल का परीक्षण करता है, वह जो उच्च स्तरीय कौशल का परीक्षण करता है, जैसे विश्लेषण, आलोचनात्मक सोच और वैचारिक स्पष्टता। तो योग्यता आधारित वही होगा मूल्यांकन जिसमें आप बच्चे का विश्लेषण जांच रहे हैं, बच्चे का आलोचनात्मक सोच देख रहे हैं, बच्चे की वैचारिक समझ देख रहे हैं, बच्चे का समस्या समाधान कौशल देख रहे हैं, बच्चे का क्रिएटिविटी देख रहे हैं आप, बच्चे के नए मौलिक विचार देख रहे हैं आप। तो वो इस प्रकार के मूल्यांकन को आपको बढ़ावा देना है जिसमें बच्चे के स्किल्स दिखें, ना कि बच्चे की याददाश्त दिखे। ठीक है, बात समझ में आई? आगे देखते हैं। आगे कह रहे हैं ये कि बोर्ड परीक्षाओं की प्रकृति में बदलाव होना चाहिए। किस तरह का बदलाव होना चाहिए, देखो, बोर्ड परीक्षाओं की प्रकृति में कुछ प्रमुख प्रमुख परिवर्तन इस प्रकार से होना चाहिए कि विषयों का अधिक विकल्प होनी चाहिए। यानी कि बच्चों के पास में विषय का विकल्प होना चाहिए कि वो कौन से विकल्प चुन सकें। उनके लिए सारे ही परीक्षा देना, हर सब्जेक्ट की परीक्षा देना अनिवार्य नहीं होना चाहिए। उनकी मर्जी होनी चाहिए कि 10 में से 4 की परीक्षा देनी है, अब चुन लो आपको कौन से सब्जेक्ट की परीक्षा देनी है। स्मृति के बजाय मूल योग्यताओं का परीक्षण करना है आपको। स्मृति तो रटने पे आधारित होती है, आपको कितनी चीजें याद हैं इसके आधार पे होती है आपकी। तो आप इस आधार पे परीक्षा लेने के बजाय उसके स्किल बेस्ड परीक्षा लो कि उसकी योग्यता क्या है। 2 प्रयासों में सर्वश्रेष्ठ, एक मुख्य परीक्षा और दूसरी सुधार के लिए। तो 2 परीक्षाएं दे सकता है बच्चा। एक तो मुख्य परीक्षा होगी, लेकिन अगर मुख्य परीक्षा में बच्चे के नंबर कम आते हैं तो एक और उसको सप्लीमेंट्री टेस्ट एक और लिया जा सकता है,
जिसमें दोबारा बच्चा एग्जाम देके दोबारा से पास हो सकता है। सप्लीमेंट्री एग्जाम्स जो है वो बहुत जगहों पे वैसे भी प्राइवेट में भी होते ही हैं कि अगर बच्चा एक बार बैक लगती है ना, जैसे ही आपकी बैक लग जाती है किसी सब्जेक्ट में बीएड वगैरह में, तो आप दोबारा एग्जाम देके उसको पास करते हैं, वही सेम सिस्टम है। बोर्ड परीक्षा में भी वही सिस्टम लाने की बात कर रहे हैं कि अगर बच्चा एक बार में फेल होता है तो दोबारा एग्जाम दे सकता है वो, और उसी साल दे सकता है पास होने के लिए। दबाव कम करने के लिए संभावित सेमेस्टर या मॉड्यूलर प्रणाली आप ला सकते हैं। सेमेस्टर प्रणाली में क्या होगा आपका कि बच्चा पूरे 2 साल का करिकुलम एक साथ एग्जाम ना देके उसको 6-6 महीने का पार्टीशन में बांट के एग्जाम ले लो आप, तो ये आपका बच्चे के लिए लोड कम हो जाएगा। रुचि के आधार पर विषय स्तर चुनने का विकल्प होना चाहिए। जैसे गणित में मानक बनाम उच्च स्तर। मानक की जगह मानक नहीं होना चाहिए, कहने का मतलब ये कह रहे हैं कि मानक नहीं होना चाहिए बल्कि उच्च स्तर का होना चाहिए। जैसे कि बच्चे को कोई भी विकल्प चुन सके, बच्चा बच्चे के पास सब्जेक्ट चुनने की अधिकार होना चाहिए कि मैं अगर मैथ नहीं लेना चाहता या मैथ का एग्जाम मुझे नहीं देना तो वो दूसरे सब्जेक्ट का एग्जाम दे सकता है। इस तरह की चीज होनी चाहिए। कुछ विषयों के प्रश्न पत्रों को पुनः डिजाइन करके दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। एक भाग जो बहुविकल्पीय होना चाहिए और दूसरा भाग जो वर्णनात्मक प्रकार का हो सकता है। तो दो भागों में विभाजित करो पेपर को, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो है रिटर्न में फेल होते हैं। उनका लंबे-लंबे प्रश्न लिखना उनको उनकी उनकी पर्सनैलिटी उस प्रकार की नहीं है कि वो लंबे-लंबे प्रश्न लिख सके। लेकिन उनको नॉलेज होती है, तो वो बहुविकल्पी के हिसाब से आपको आंसर दे सकते हैं। तो इसलिए आधा पेपर आप बहुविकल्पी रखो और आधा पेपर आप लिखने वाला रखो, जिसमें क्वेश्चंस का आंसर लिखा जाए। तो इस प्रकार से आपका 2 भागों में आपका विभाजित होना चाहिए आपका क्वेश्चन पेपर। ठीक है? मानक का मतलब बता दिया मैंने आपको। मानक वही होता है जो सभी के लिए बिल्कुल फिक्स हो कि ये तो सभी को करना है। सभी के लिए एक समान। बात समझ में आई आपको यहाँ तक की? मुझे लॉन्ग लिखना पसंद है सर, प्रिया। हाँ, सभी की अपनी अपनी पसंद होती है। जी, चलिए ठीक है। अच्छा, वीडियो को लाइक तो करते रहो भाई, क्यों कंजूसी कर रहे हो? हाँ, जरा फटाफट सब लोग एक बार कमेंट को नीचे करके वीडियो लाइक करो जल्दी से। 1100 लाइक होने में 3 लाइक बच रहे हैं हमारे, केवल 3 लाइक। जल्दी से करो एक बार। अब इससे किस तरह के प्रश्न बनते हैं एनईपी से, वो आपको दिखा देता हूँ एक बार। देखो, जैसे आप यहाँ पे देखेंगे, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार एक शिक्षक को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान प्राइमरी स्कूल में के बच्चों से संप्रेषण के लिए किस भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए? केवल क्षेत्रीय भाषा का, केवल हिंदी भाषा का, या केवल अंग्रेजी भाषा का, या बच्चों की मातृभाषा का? तो बताएंगे आप, कमेंट करके अपना आंसर लिखते रहेंगे सब लोग। चलो जल्दी से अपना आंसर लिखेंगे। लिखो आंसर। हाँ जी, तो क्या बोला अभी अभी हमने? आपके बच्चे की मातृभाषा का, बच्चे की मातृभाषा का इस्तेमाल करेंगे आप, है ना? नेक्स्ट है यहाँ पर आपका, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी सीखने के लिए एक अति आवश्यक और अनिवार्य पूर्व अपेक्षा है? पहला ऑप्शन है खेल और शारीरिक स्वास्थ्य। दूसरा है आपका बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान। तीसरा है गणना कौशल विकसित करना। और फोर्थ है सभी के लिए शिक्षा। तो बताएंगे आप इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा आपका? लिखो अपना आंसर। हाँ जी, फटाफट से सब लोग अपना आंसर लिखेंगे। देखो, अब इसमें से अगर हम इसको समझे, एनईपी के अनुसार कौन सी सीखने के लिए अति आवश्यक पूर्व अपेक्षा है, यानी कि सबसे पहली अपेक्षा क्या है बच्चे की? सभी के लिए शिक्षा। हाँ, सभी के लिए शिक्षा होनी चाहिए आपकी। सबसे पहला तो यही होगा। गणना कौशल भी आपका बाद में आ जाएगा। खेल और शारीरिक, ये स्कूल में बच्चा जाने के, यही होगा आपका फोर्थ वाला ऑप्शन। सभी के लिए शिक्षा, सबसे मेन मेन मुद्दा तो यही है आपका कि शिक्षा जो है वो सभी के लिए होनी चाहिए। नेक्स्ट आपका, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत भारतीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा निपुण भारत योजना की शुरुआत की गई थी, जो प्रत्येक छात्र में आधारभूत संख्यात्मक एवं साक्षरता को सुनिश्चित करती है। तो निपुण भारत का पूरा नाम क्या है? निपुण का पूरा नाम क्या है? पहला है नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। दूसरा है नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन राइटिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। तो बताएंगे जरा इनमें से।
कौन सा ऑप्शन फुल फॉर्म होगी? अच्छा, निपुण जो है ना, ये इंग्लिश का वर्ड है, ये NIPUN। तो इसकी फुल फॉर्म पूछिए आपसे कि निपुण की फुल फॉर्म क्या होगी? बताओ किसको पता है? हालांकि निपुण मैंने आपको इसमें नहीं बताया, क्योंकि निपुण एक अपने आप में अलग है। निपुण जो है ना, ये अपने आप में एक अलग वो है टॉपिक, तो इसको मैं एक अलग वीडियो में आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है? यहाँ पे सिर्फ ऐसे ही प्रश्न डाल दिया है बस। बताओ। हाँ, निपुण का जो फुल फॉर्म है वो है आपका नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग। रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग, ना कि राइटिंग विद अंडरस्टैंडिंग। एंड न्यूमरेसी, न्यूमरेसी है आपका गणित के लिए, और बाकी रीडिंग है आपका पढ़ने के लिए, ठीक है? तो यहाँ पर जो है आपका पहला ही ऑप्शन सही हो जाता है। बुनियादी साक्षरता, जिसको हिंदी में ये कह रहे थे ना, बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान, तो इसका मतलब यही है आपका बुनियादी साक्षरता रीडिंग साक्षरता में आ जाएगा, और संख्या ज्ञान नुमरेसी में आ जाएगा आपका, तो इसका मतलब यही है आपका। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति किस पर बल देती है? परीक्षा के लिए पढ़ना, स्मरण आधारित शिक्षा, वेधन और अभ्यास, या संप्रत्ययी समझ? तो बताएंगे यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा? लिखो अपना आंसर। चलो बढ़िया, आंसर करते रहो, वेरी गुड। हाँ, तो क्या बात कर रहे हैं? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस पर बल देगा? संप्रत्ययी समझ पर, क्योंकि परीक्षा के लिए नहीं पढ़ना। स्मरण भी आपका गलत है, वेधन भी गलत है। संप्रत्यय का मतलब है कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, तो कॉन्सेप्ट वाला हमारा ज्यादा इस पे बल देते हैं, तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 क्या प्रस्तावित करती है? विद्यालय की पाठ्यचर्या की विषय वस्तु में कटौती। दूसरा है आपका विद्यालय की पाठ्यचर्या में लचीलापन में वृद्धि। तीसरा है रटंत अधिगम को महत्व देना। और फोर्थ है आपका विवेचनात्मक चिंतन को महत्व देना। तो बताएंगे यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा? लिखो अपना आंसर। तो आप क्या कह रहे हैं? विद्यालय की पाठ्यचर्या की विषय वस्तु में कटौती, तो हाँ, पहला ऑप्शन भी आपका सही है, क्योंकि इसने ये कहा है कि आपको अपनी पाठ्यचर्या फालतू में बढ़ाने की जरूरत नहीं है, कि आप उसको लंबे लंबे चैप्टर और लंबी लंबी किताबें पढ़ाए जा रहे हैं, उसको कटौती करके उसको इतना रखो जितना बच्चे के लिए जरूरी है, और बच्चे को लर्निंग बाय डूइंग ज्यादा कराओ, यानी कि उसमें एक्टिविटी का मामला बढ़ा दो। पाठ्यचर्या में लचीलेपन का वृद्धि की जाएगी, ताकि बच्चों के हिसाब से बदलाव हो सके। रटंत विद्या आपकी काम नहीं आएगी। विवेचनात्मक चिंतन अच्छी चीज है, इसी को हम समालोचनात्मक भी कहते हैं। तो पहला, दूसरा और चौथा सही हो जाएगा यहाँ पर, यानी कि थर्ड ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, एनईपी 2020 के हिसाब से आकलन के लिए अंतर्निहित सिद्धांत क्या होना चाहिए? पहला है मुख्य रूप से रटने के कौशल का परीक्षण करना। दूसरा है केवल विषय वस्तु के अधिगम के लिए प्रोत्साहित करना। तीसरा है सभी विद्यार्थियों के लिए उनका सीखना और विकास का अनुकूलन करना। और फोर्थ है विद्यार्थियों का वर्ष के अंत में वर्ष के अंत की परीक्षाओं के माध्यम से केवल संज्ञानात्मक आयाम का आकलन करना। तो बताएंगे आप कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा? लिखो अपना आंसर जल्दी से। अच्छा, वीडियो को लाइक करते रहो भाई, जितने लोग अभी अभी आए हैं हमारे। जिन लोगों ने लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो फटाफट से एक बार कमेंट को नीचे करके। जी, सी वाला ऑप्शन दे रहे हैं ज्यादातर लोग, देखते हैं। तो आकलन के हिसाब से पूछा है कौन सा सिद्धांत होना चाहिए, तो रटने के कौशल का तो करेंगे नहीं हम परीक्षण। और केवल विषय वस्तु का अधिगम, तो ये भी गलत ही है। विषय वस्तु मतलब केवल जो रिटर्न है आपकी किताब में। तो अभी अभी हमने पढ़ा था कि किताब में जो कंटेंट है उसके अलग, है ना, पाठ्योत्तर लिखा था ना, पाठ्योत्तर गतिविधियां, यानी कि पाठ से अलग गतिविधियां भी आपको करानी है। तो केवल इस पे डिपेंड नहीं रहेंगे। सभी बच्चों के लिए उनका सीखने और विकास को अनुकूलन करना। अनुकूलन का मतलब होता है लचीलापन, जिसमें बदलाव किया जा सके, है ना। फ्लेक्सिबिलिटी इसी को कहते हैं। तो ये पॉजिटिव है आपका। वर्ष के अंत में केवल परीक्षाएं करेंगे, और वो भी केवल संज्ञानात्मक आयाम की। तो बाकी कहाँ गए? हम तो संपूर्ण की बात कर रहे हैं, संपूर्ण विकास की। तो केवल संज्ञानात्मक आयाम की करेंगे तो भी गलती है। तो तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाता है। चलिए अगले प्रश्न पे आएंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति यह प्रस्तावित करती है कि, पहला ऑप्शन है प्राथमिक कक्षाओं के बच्चों को उनके घर की या स्थानीय भाषाओं में पढ़ाया जाना चाहिए। दूसरा है प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षा का माध्यम एक तरह की ही भाषा का उपयोग होना चाहिए।
तीसरा है शिक्षकों को द्विभाषिक उपागम को प्रयोग करने के लिए हतोत्साहित किया जाना चाहिए। और फोर्थ है बहुभाषावाद को बिल्कुल भी बढ़ावा नहीं देना चाहिए। तो बताएंगे कौन सा ऑप्शन सही होगा। चलो जल्दी से लिखते रहो अपना आंसर फटाफट से। हाँ जी। तो क्या बोला है इसने, क्या होना चाहिए एनईपी के हिसाब से, प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा का इस्तेमाल होना चाहिए, यानी कि घर की भाषा, उनके घर की भाषा का इस्तेमाल होना चाहिए, सीधा रोल यही है आपका। प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षा का माध्यम एक ही तरह की भाषा, एक ही तरह की भाषा नहीं करेंगे। आपकी कक्षा में केवल एक भाषा इस्तेमाल नहीं होगी, बहुभाषा होगी। क्या होगी? बहुभाषा होनी चाहिए, ताकि बच्चों की, क्योंकि बच्चों की भाषाएं अलग अलग रहेंगी, तो आपको अलग अलग भाषाएं ही इस्तेमाल करनी पड़ेंगी। अगर विभिन्न प्रकार की भाषा बच्चे बोल रहे हैं तो आपको भी उन सभी की भाषाएं एक्सेप्ट करनी पड़ेंगी। द्विभाषिक के लिए हतोत्साहित कर रहे हो तो भी गलत, बहुभाषा को भी मना कर रहे हो जो कि पॉजिटिव चीज है। तो यहाँ पर जो है पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार अधिगम होना चाहिए विषय वस्तु अभिमुखी, या दूसरा है पाठ्य पुस्तक केंद्रित, तीसरा है प्रयोगात्मक, और फोर्थ है आपका व्यवहारात्मक। तो बताओ कौन सा ऑप्शन सही होगा। लिखो आंसर अपना। जी फटाफट से अपना आंसर लिखेंगे आप। बढ़िया आंसर कर रहे हो, लिखते रहो सबके सब। हम्म। मुझे लगता है आप थक गए हो टीचर जी, मन्नत। हाँ थक तो गया ही हूँ मैं आज। अजीब सा ही फीलिंग हो रही है आज, मैं शुरू से ही थका हुआ हूँ। आज मैं अभी नहीं थका हूँ, पहली क्लास से ही ऐसा फील हो रहा है। आज शायद तबीयत में कुछ समझ नहीं आया, या तो कुछ अंदर कुछ हुआ है, या तो खाने की कमी है, या कुछ और है शायद, खाना सही से नहीं खाया, या फिर जो भी हुआ है। आज मुझे ऐसा फील हो रहा है थका थका सा, मतलब मज़ा नहीं आया आज। क्लास तो मैंने सारी की है क्योंकि मैं छुट्टी नहीं मारना चाहता, तो आपको पढ़ाया तो मैंने पूरा ही है। लेकिन उतनी अंदर से ना एग्जाम्पल नहीं, आपने देखा होगा आज की क्लास में मैंने एक भी जोक नहीं मारा। आज की क्लास में ना कोई कॉमेडी हुई है ना कुछ भी नहीं हुआ है ना, शुरू से अब तक चारों ही क्लासेस में यही है, अंदर से आ ही नहीं रहा, अंदर से कुछ असली वाला शादा वालम ना बाहर नहीं आ रहा। तो वही चीजें हो रही हैं कुछ। लेकिन ठीक है चलो, कभी कभी होता है। एनईपी के हिसाब से अधिगम कैसा होना चाहिए, विषय वस्तु अभिमुखी। विषय वस्तु जो है कंटेंट होता है आपका, तो केवल कंटेंट पे आधारित नहीं रहेंगे आप। कंटेंट से हटके भी आप क्या करते हैं, एक्टिविटीज करते हैं। पाठ्य पुस्तक पे भी आधारित नहीं रहेंगे। आपका जो अधिगम होना चाहिए वो प्रैक्टिकल पे आधारित होना चाहिए। व्यवहारात्मक नहीं बल्कि प्रयोगात्मक, जिसमें बच्चा लर्निंग बाय डूइंग, क्योंकि हमने अभी अभी बात की है, इसने साफ सुथरा बोला है आपको कि लर्निंग बाय डूइंग पे आधारित होना चाहिए आपका काम सारा का सारा। यानी कि बच्चा जो सीखेगा वो लर्निंग बाय डूइंग से सीखेगा। तो आंसर राइट होगा थर्ड ऑप्शन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी शिक्षा शास्त्रीय रणनीति राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 द्वारा प्रस्तावित है? अन्वेषण आधारित अधिगम, कथावाचन आधारित शिक्षा शास्त्र, वेधन और अभ्यास, या फिर चर्चा आधारित। तो बताएंगे यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा। चलिए फटाफट से अपना आंसर लिखेंगे आप। सर इसीलिए कह रहे हैं सुबह में भी कर दीजिए। अच्छा क्लास सुबह में भी करें, मतलब शाम को पूरी नहीं हो रही आपको, मतलब इससे ज्यादा चाहिए। पता लग गया था, अच्छा इसीलिए बोला। गर्लफ्रेंड मैसेज नहीं की है गुरुजी। हाँ अच्छा जी, हाँ ऐसा होता है क्या? गर्लफ्रेंड मैसेज नहीं की तो आप हाँ, कैसे कैसे लोग हैं, कैसे कैसे लोग नहीं, कैसे कैसे बातें हैं। ऐसी ऐसी बातें करते हो कि एक कह रहे हैं देखो सर जिम जाओ, कुछ नहीं रखा पढ़ाई में। ओके बेटा जी, हम अगर ये सोच लिए ना जो आप सोच रहे हो, तो समझ जाओ कि आपका क्या होगा। आपका तो क्या ही होगा, बाकी जो अच्छे बच्चे हैं उनका नुकसान हो जाएगा। निम्न में से कौन सी शिक्षा शास्त्रीय रणनीति एनपी के द्वारा बताई गई है? अन्वेषण आपका पॉजिटिव रहेगा क्योंकि खोज है। कथावाचन भी पॉजिटिव ही है, कथावाचन का मतलब है आपका डिस्कशन। क्या है? डिस्कशन। ठीक है, तो डिस्कशन मेथड आपका पॉजिटिव है। वेधन बार बार रट्टा मारना होता है, ये गलत हो जाएगा। और चर्चा, चर्चा भी आपका डिस्कशन ही होता है। तो पहला दूसरा और चौथा सही है आपका, यानी कि आंसर राइट होगा आपका सेकंड ऑप्शन, ठीक है। सेकंड ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। चलो अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न है आपका, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 प्रस्तावित करती है कि शिक्षक होनी चाहिए कैसी? वेतन और अभ्यास पर आधारित, अन्वेषण प्रेरित यानी खोज उन्मुखी, और तीसरा है पाठ्य पुस्तक और शिक्षक केंद्रित, और फोर्थ है आपका परीक्षा के लिए सीखने की ओर उन्मुख। तो बताएंगे कौन सा ऑप्शन सही होगा आपका? चलो लिखो आंसर। हाँ जी, चलिए बताएंगे फटाफट से। लिखो अपना आंसर लिखो। हम्म मैथ की क्लास भी होगी क्या? हाँ होगी क्लास मैथ की। अभी स्टार्ट नहीं की है लेकिन होगी क्लास आपकी। देखो एनईपी द्वारा क्या कह रहे हैं, एनईपी क्या कहती है आपसे? वेधन अभ्यास पर आधारित शिक्षा होनी चाहिए आपकी, नहीं होनी चाहिए। अन्वेषण आधारित होनी चाहिए आपकी कक्षा, जिसमें खोज हो, मतलब बच्चा ज्ञान को खोज करे, बच्चा खुद से करे। पाठ्य पुस्तक केंद्रित होनी चाहिए, नहीं। परीक्षा केंद्रित होनी चाहिए, नहीं। अन्वेषण आधारित होनी चाहिए आपकी, जिसमें बच्चा एक्टिव रहे और जानकारी को खोज के निकाले। सेकंड ऑप्शन ठीक है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस उपागम के लिए शिक्षण शास्त्रीय बदलाव की अनुशंसा करती है? संरचनावादी से व्यवहारवादी, दूसरा है रटने पर आधारित से अवधारणात्मक समझ, तीसरा है खोजबीन आधारित उपागम से ड्रिल और अभ्यास, और फोर्थ है अधिगम के लिए आकलन से अधिगम का आकलन। चलिए बताएंगे। ये देखो प्रश्न थोड़ा बहुत बढ़िया है, देखते हैं किस किस का सही आंसर होता है। हम्म चलो देखते हैं कि किस किस का सही आंसर होता है। अब मैं आप आंसर देख रहा हूँ, लिखो अपना आंसर जल्दी लिखो। नजर लग गई आपको रजिया सदाम? मेरे को किसकी नजर लगेगी भाई, मैं तो घर से बाहर भी नहीं निकलता। मैं तो कहीं जाता ही नहीं हूँ, मुझे किसकी नजर लग रही है? यू आर द बेस्ट टीचर सना जैनब। थैंक यू। लिखो अपना आंसर लिखो जरा। डी और बी, इतने इतनी वैरायटी? कोई ए बता रहा है, कोई बी, कोई सी, कोई डी, मतलब इतना ज्यादा अलग अलग? अरे एक जगह टिको भाई, सब अलग अलग आंसर बता रहे हैं, सेकंड पे ज्यादा चल रहा है। सी वाले भी काफी हैं। ओके, कुछ डी वाले हैं। हाँ तो यहाँ पे जो आंसर राइट जाएगा वो जाएगा बी वाला। देखो इसने कहा कि आपको किस में बदलाव करना है, मतलब शिक्षण शास्त्रीय बदलाव की अनुशंसा। तो किससे किसकी ओर बदलाव करोगे? जो खराब चीज होती है उसको छोड़ के हम अच्छी चीज की तरफ जाते हैं, भाई उसी को तो बदलाव कहते हैं कि अच्छी चीज की तरफ जाएंगे। अब संरचनावादी जब पहले से ही अच्छा है, तो हम उसको छोड़ के क्यों व्यवहारवादी की तरफ जाएं, है ना? भाई जब हमारी गर्लफ्रेंड सबसे सुंदर है, बढ़िया है, सपोर्टिव है, प्यार करने वाली है, तो उसको छोड़ के हम किसी छिचोरी की तरफ क्यों जाए, है ना? क्यों किसी छछुंदर की तरफ बढ़े, है ना? तो जब आपके पास अच्छी चीज है तो आप क्यों दूसरे की तरफ जाएंगे, जहां फंसने की उम्मीद है आपकी, है ना, जहां आपका नुकसान होगा। तो वहीं रह लो जहां आपको मजा आ रहा है। अब रटने पर आधारित है, यानी कि रटने पर आधारित आपकी कक्षा चल रही है जो कि खराब है पहले से ही, तो उसको छोड़ो और अवधारणात्मक समझ की तरफ बढ़ो। इसको छोड़ के अवधारणा की तरफ अब इसमें बदलाव कर दो। अगर रटने पर आधारित बैठे थे आप, तो उसको छोड़ो और समझ पे आ जाओ। तो ये बदलाव अच्छा है, ये बदलाव अच्छा है ना? अब खोजबीन आधारित पहले से आपका अधिगम चल रहा था, खोजबीन वाला बढ़िया होता है, तो बढ़िया चीज को छोड़ के हम खराब की तरफ क्यों जाएंगे? अधिगम के लिए आकलन होता है रचनात्मक वाला। अब रचनात्मक आकलन को छोड़ के हम क्यों योगात्मक पे जाएंगे? तो यहाँ पर जो है आपका सेकंड वाला राइट हो जाएगा, ठीक है? बात समझ में आई? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 सुझाती है कि कक्षा अधिगम को पाठ्य पुस्तकों तक सीमित करने के बजाय अधिगम और शिक्षक को, पहला है तथ्यों और ज्ञान के कंठस्थीकरण पर आधारित होना चाहिए, दूसरा है प्रत्येक 3 माह के बाद विद्यार्थियों की विषय वस्तु को बढ़ा देना चाहिए, तीसरा है खोजबीन और समालोचनात्मक चिंतन के विकास पर केंद्रित होना चाहिए, और फोर्थ है परीक्षाओं के लिए सीखने पर केंद्रित होना चाहिए। तो बताएंगे आप कौन सा ऑप्शन सही होगा आपका? चलिए जी लिखेंगे अपना आंसर। इतनी हंसी आ गई अब आपको? अच्छा जी, छुछुंदर बोल दिया मैंने इसलिए हंसी आ रही है, हाँ? चलो अच्छी बात है, हंसना चाहिए। देखो आज मैंने आपको हंसा ही दिया आखिरी क्लास में। जी बढ़िया बढ़िया, लिखो अपना आंसर लिखो सबके सब। देखो ये स्टाइलिश की क्वीन कह रही है, किसी भी लड़की को छिचोरी कहने का कोई हक नहीं है आपको। मुझे हक है।
जो जैसा है उसको वैसा कहने का हक होता है। कह सकते हैं, क्यों नहीं कह सकते? हैं दुनिया में तो कह सकते हैं। क्यों ना कहें बताओ? कहेंगे नहीं तो अच्छे वालों की इज्जत कैसे बढ़ेगी? देखो, शिक्षा राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी क्या सुझाती है आपको कि पाठ्य पुस्तक तक सीमित रहने के बजाय आपका अधिगम कैसा हो? आपका अधिगम तथ्यों और ज्ञान के कंठस्थीकरण पे आधारित होना चाहिए? नहीं। 3 माह के बाद बच्चे विद्यार्थियों की विषय वस्तु को बढ़ा देना चाहिए? नहीं, ऐसा भी कोई प्रावधान नहीं है कि आप 3 महीने के बाद बढ़ा देंगे। खोजबीन पर आधारित होना चाहिए? यस। परीक्षा केंद्रित होना चाहिए? तो परीक्षाओं पर केंद्रित नहीं होना चाहिए। तो तीसरा वाला ऑप्शन आपका सही है, खोजबीन पर आधारित होना चाहिए, है ना? बढ़िया। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किसके अध्ययन का समर्थन करती है? पहला ऑप्शन है पूरी विद्यालय शिक्षा के दौरान शास्त्रीय भाषा निर्देश के माध्यम के रूप में। दूसरा है पूरी विद्यालय शिक्षा के दौरान निर्देश के माध्यम के तौर पर मातृभाषा। तीसरा है पूरी विद्यालय शिक्षा के दौरान निर्देश के माध्यम के तौर पर हिंदी भाषा। फोर्थ है पूरी विद्यालय शिक्षा के दौरान निर्देश के माध्यम के तौर पर अंग्रेजी भाषा। तो बताओ यहाँ पर कौन सा ऑप्शन ठीक लगता है आपको? लिखो जल्दी से अपना आंसर। सर जी, एसएसटी का क्लास कब चलता है? एसएसटी का चलता है 7 बजे। हम्म। सर आपका गर्लफ्रेंड है क्या? हाँ, मेरी 15-20 गर्लफ्रेंड तो है ही है कम से कम, है ना? जी, लिखो अपना आंसर लिखो। क्लास से 6 से 7 होती है और 7 से 8 होती है। अच्छा, आप टाइम टेबल बता रहे हो, ठीक ठीक। ओके, बढ़िया। चलो, 1400 लाइक होने वाले भाई, हमारे 5-6 लाइक बच रहे हैं। तो जरा कमेंट को नीचे करके सब लोग एक बार लाइक कर दो, जिसने नहीं करा। फटाफट से करो जल्दी, कंजूसी मत किया करो। आज मेरा मन भी नहीं था, फिर भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इतने अच्छे से। तो आप लाइक तो करोगे इसके लिए, चलो फटाफट से करो। एनईपी क्या कहती है? यहाँ पे इतनी लंबी चौड़ी कहानी लिखी गई है, लेकिन इसमें एक ही सिंपल बात पूछ रहा है, भाषा कौन सी इस्तेमाल होनी चाहिए। तो आप सबको पता है, यहाँ पे ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। हम किसी एक भाषा को नहीं कहते, बल्कि मातृभाषा जो भी होगी मातृभाषा होगी। ठीक है, बात समझ में आई? तो आंसर कौन सा राइट हो जाएगा आपका? सेकंड ऑप्शन। अगला प्रश्न है आपका, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार किसका प्रयोग को प्रोत्साहित करने के लिए मतलब करना चाहिए? कंठस्थीकरण को, तृतीय स्मरण को। कंठस्थीकरण समालोचनात्मक चिंतन, अनुभव जनित अधिगम और समालोचनात्मक चिंतन, या फिर अनुभव जनित अधिगम और तृतीय स्मरण। तो बताएंगे किसके प्रयोग को प्रोत्साहित करोगे आप? चलो लिखो अपना आंसर। जी, फटाफट लिखेंगे अपना आंसर। 15-20 ये तो कम है। हाँ, कम तो है, सोच रहा हूँ अभी 20-25 और बनाऊंगा। 100 का रिकॉर्ड तो पूरा करूंगा, कम से कम 100 का, है ना? लिखो अपना आंसर, लिखो जल्दी से। बढ़िया, चलो। सी ऑप्शन ज्यादा दे रहे हैं, सी वाले। ठीक है, देखते हैं। कंठस्थीकरण तो वाकई में आपका, इसको प्रोत्साहित नहीं करेंगे आप, इसको भी नहीं करेंगे। अनुभव जनित ठीक है आपका। अनुभव यानी कि करके सीखेंगे, जब आप करेंगे किसी काम को तभी अनुभव होगा, सीधी बात है। और समालोचनात्मक चिंतन भी अच्छी चीज है, इसमें नए विचार उत्पन्न होते हैं, क्रिटिकल थिंकिंग। अनुभव जनित अधिगम तो ठीक है, लेकिन प्रत्याय स्मरण आपका गलत है। प्रत्याय स्मरण होता है पहले से याद की गई चीज को दोहराना, तो ये आपका रिकॉलिंग वाला है आपका। तो तीसरा ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में निम्न में से कौन सा कथन प्रस्तावित है? पहला है अपनी मातृभाषा में शिक्षित होना शैक्षिक और प्रौद्योगिक उन्नति में बाधक है। दूसरा है विद्यालयों को बच्चों को अंग्रेजी भाषा की प्रथम भाषा के रूप में सीखने और बोलने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। तीसरा है बाल विद्यार्थियों के लिए बहुभाषी होने के उच्च संज्ञानात्मक लाभ हैं। और फोर्थ है द्विभाषी उपागम विद्यार्थियों में उलझन पैदा करता है और सीखने में बाधा डालता है। तो बताओ भाई कौन सा ऑप्शन लगता है आपको सही होना चाहिए? जी, लिखेंगे फटाफट से अपना आंसर। हम्म। नाम क्या है सर जी? किसका नाम पूछ रहे हो? मेरा?
लिखते रहो, अपना आंसर लिखते रहो। आपका नोट्स बहुत अच्छा है, संगीता सिंह, थैंक यू। मैथ की क्लास अर्ली मॉर्निंग रख दीजिए, अच्छा। देखेंगे, अभी फिक्स करेंगे, अभी तो जब स्टार्ट होगा तब बताऊंगा कब होगा। ठीक, देखो यहाँ पे क्या कह रहा है आपसे। कौन सा कथन प्रस्तावित अपनी मातृभाषा में शिक्षित होना शैक्षिक प्रौद्योगिकी के लिए बाधक है? तो बाधक नहीं है भाई। अपनी मातृभाषा में आप पढ़ेंगे तो ज्यादा अच्छे से सीखेंगे। विद्यार्थियों को विद्यालयों को बच्चों को अंग्रेजी भाषा की प्रथम भाषा के रूप में, ये जरूरी नहीं है कि अंग्रेजी भाषा को ही फिक्स करेंगे आप प्रथम भाषा के रूप में। बच्चे की मर्जी है, वो जो पढ़ना चाहे। बाल विद्यार्थियों के लिए बहुभाषी होना उच्च संज्ञानात्मक लाभ है, ये ठीक है। मतलब अगर बच्चा बहुभाषी होता है, बच्चे को एक से ज्यादा भाषाएं आती हैं, तो उसका संज्ञानात्मक विकास जल्दी होता है। द्विभाषी उपागम बाधा डालेगा, ये बिल्कुल गलत है आपका। तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाता है, तीसरा ऑप्शन। क्लियर? चलिए, और आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं कमेंट करके, बाकी वीडियो को लाइक कर दो अगर अभी तक नहीं किया है। और 1500 लाइक भी पूरे नहीं हुए अभी, तो थोड़े से रह रहे हैं। चलो फटाफट से जो है लाइक करो जल्दी से सब लोग। हम्म। और नोट्स जिसने नहीं लिए वो जाके नोट्स ले लो और आज से ही पढ़ना स्टार्ट करो, क्योंकि अब आपका सीटेट आने वाला है। कुछ कुछ ही क्षण बचे हैं सीटेट आने में आपके। सीटेट आपका आ चुका है, ये समझ लो आप। और सीटेट आ चुका है, और एग्जाम आपका दो चार मेरे ख्याल से 2.5-3 महीने बाद एग्जाम हो जाएगा, 3 महीने बाद। तो इसलिए अब पढ़ना स्टार्ट करो और अपना जाके नोट्स लो और पढ़ना स्टार्ट करो। नोट्स आपको ऐप पे मिलेंगे, सब लोग यहाँ से जो है एस से टीचर अकेडमी प्ले स्टोर से डाउनलोड करो और वहां से जाके सारे नोट्स ले लो। ठीक। हिंदी की क्लास कब होती है? हिंदी की होती है आपकी 5 बजे शाम को। जुलाई में नोट्स लिए थे, काम आ जाएंगे क्या? आ जाएंगे, पढ़ लो उसे, पढ़ लो। सीटेट प्रिपरेशन के लिए कितने घंटे पढ़ना चाहिए? सोनी शुक्ला। अगर आप फ्रेशर हैं तो कम से कम आपको पढ़ना चाहिए 4 से 5 घंटे डेली। 5 घंटे डेली पढ़ो कम से कम, अगर आप फ्रेशर हैं तो। जी, और कुछ? नोट्स की हार्ड कॉपी कैसे मिलेगी? हार्ड कॉपी नहीं मिलेगी भाई आपको, यही मिले, आपको वही मिलेगा, पीडीएफ में मिलेगा। सर आप एक्टर हो क्या? मैंने आपको टीवी पर देखा है, सोनाली। अच्छा, ठीक है, हाँ हूँ, एक्टर हूँ। रहमान मेरे घर गैस, अच्छा, ये तो आपस में बातें कर रहे हैं। और कुछ? जीन प्याजे नहीं है नोट्स में? कैसी बात करते हो आप? जीन प्याजे नोट्स में नहीं होगा? दुनिया की कोई चीज छूट जाएगी, जीन प्याजे नहीं छूटेगा। पहले ढंग से पढ़ लिया करो, उसके बाद में शिकायत करने आया करो, ठीक है? हाँ, थ्योरी के बाद क्वेश्चन आंसर करने में मजा आता है, हाँ जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया। मैंने नोट्स ले लिया है, और पूछना ये है कि क्या मुझे एक एक टॉपिक कवर करना चाहिए, या सब में से एक एक टॉपिक लर्न? सब में से। मतलब केवल एक सब्जेक्ट की बात करो आप, सारे सब्जेक्ट को साथ लेके चलो। सभी में से पढ़ना स्टार्ट करो, थोड़ा थोड़ा सब में से पढ़ो। ऐसा नहीं कि पहले एक सब्जेक्ट खत्म करूंगी फिर दूसरे पे आऊंगी, नहीं। आप सारे ही सब्जेक्ट डेली थोड़ा थोड़ा, आधा घंटा सीडीपी पढ़ लिया, आधा घंटा हिंदी पढ़ लिया, 1 घंटा एसएसटी। एसएसटी पे थोड़ा ज्यादा ध्यान देना, क्योंकि उसका सिलेबस बड़ा रहेगा। ठीक है? तो सबको साथ लेके चलो। कमेंट बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, तो अगर छूट जाए किसी का जवाब जवाब ना मिले तो शिकायत मत करना, ठीक है? आई गॉट 83 इन फर्स्ट अटेम्प्ट, तो माई कैटेगरी इज ओबीसी, आई एम एलिजिबल फॉर केवीएस। अमनदीप, हाँ, एलिजिबल हो। आपका क्लास अच्छा है। सर हमने करियर विल ऐप से नोट्स लिया है, चलेंगे क्या? अर्शिया अंजुम, मुझे नहीं पता उसके बारे में, मैंने देखे ही नहीं है, तो मैं नहीं बता सकता चलेंगे या नहीं चलेंगे, वो आपकी इच्छा है, ठीक है? आप जैसा आप चाहें। जी। गुड नाइट्स, गुड नाइट्स भाई, गुड नाइट्स। और कुछ? साइंस मैथ कब स्टार्ट करेंगे? मान के चलो कम से कम 10 दिन लग जाएंगे। 10-12 दिन के बाद ही आपका 10 सितंबर मान के चलो, 10 सितंबर या 12-15 सितंबर से शुरू होगा आपका साइंस मैथ। क्योंकि अभी उतना सुविधा मेरे पास हो नहीं पा रही कि मैं बहुत ज़्यादा क्लासेस कर सकूं एक साथ, ठीक है?
अच्छा चलते हैं, टेक केयर, ऐसे ही क्लास करते रहें, गॉड ब्लेस यू, गुड नाइट। थैंक यू मन्नत जी, थैंक यू वेरी मच। गुड नाइट। मैं यूपी से हूँ, मेरी वाली बिहार से। तो मैं रिश्ता करवाऊँ आपका? बिहार चलें साथ में, बारात लेके आपके, चलूँ क्या? बताओ। आपकी वाली बिहार से है तो जाऊँ बिहार फिर बात करने उससे कि इस लड़का बहुत अच्छा है, चलो उसके घर, है ना? भाई साहब ये बातें यहाँ मत बताओ यार। आप देखो, आपकी मर्जी, मैं क्या करूँ? वो लंदन से लेके आओ आप, गोरी मैम लेके आओ, बढ़िया है ना? या साउथ अफ्रीका से लेके आओ, जैसी आप चाहें वहां से लेके आओ, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? यूट्यूब की पीडीएफ कहाँ पे मिलेगा? यूट्यूब की पीडीएफ नहीं मिलती आपको? पेपर वन वालों के लिए एसएसटी भी करनी है? हाँ नहीं, पेपर वन वाले एसएसटी नहीं करनी, पेपर वाले वाले ईवीएस करो। हम्म। और मेरे समय कम है तो हमें कैसे पढ़ना चाहिए? समय कम है तो तब भी आप ऐसे ही पढ़ो, पहले थ्योरी पढ़ कंप्लीट करो, उसके बाद साथ में प्रैक्टिस करो क्वेश्चंस की। ठीक है। जी। चलिए ठीक है। तो काफ़ी बातें हो चुकी हैं आई थिंक। फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, बेस्ट ऑफ लक।